हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। मैं संदीप तोमर आपकी अपनी कोचिंग आकाशदीप में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने पढ़ा था परावर्तन। तो आज इस कक्षा में हम परावर्तन से संबंधित ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, आपका वक्त बिना बर्बाद किए आज के क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, कुछ थ्योरेटिकल हैं जिन्हें हम थ्योरी की मदद से ही कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आपको जैसा कि मैंने बताया था कि उत्तल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब सदैव सीधा आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। तो इसी के माध्यम से चार विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्प को देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में वास्तविक बनता है, दूसरे ऑप्शन में आभासी व वास्तविक कोई भी हो सकता है, तीसरा ऑप्शन है सदैव आभासी बनता है, चौथा ऑप्शन है उल्टा और छोटा बनता है। तो जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको समझा चुका हूँ कि इससे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा कि सदैव आभासी बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है। दूसरा ऑप्शन है इसमें, दर्पण से किसी भी दूरी पर खड़े होने पर यदि आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है तो दर्पण होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें समतल, सेकंड ऑप्शन है अवतल और थर्ड ऑप्शन है इसमें उत्तल, और डी है अवतल अथवा समतल दोनों। तो मैंने पहली वीडियो में मतलब इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि सीधा और आभासी प्रतिबिंब दो दर्पणों में बनता है, पहला समतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही कंडीशन में बनता है, जो कि छठी कंडीशन होती है, जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच रखी हुई होती है। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा बनेगा हमेशा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किसी अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनता है, तो वस्तु कहाँ रखी हुई होनी चाहिए। फर्स्ट अनंत पर, सेकंड वक्रता केंद्र पर, थर्ड हो गया फोकस पर, फोर्थ फोकस व ध्रुव के बीच में। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, जैसा कि आपने पहली वीडियो में पढ़ लिया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैं वीडियो के लास्ट में भी दूंगा आपको करने के लिए। आइए कुछ क्वेश्चन या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें कि एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो क्वेश्चन बोला गया है कि एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब। तो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु की दूरी को लिखेंगे, वस्तु की दूरी u बराबर कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दर्पण जब से कोई सा भी हो, उत्तल हो या अवतल हो, वस्तु की दूरी u हमेशा नेगेटिव ही रहेगी, ऋणात्मक ही रहेगी। वस्तु की दूरी और वस्तु का आकार ये कभी चेंज नहीं होते। ये वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव रहती है और वस्तु का आकार हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि वस्तु हमेशा सीधी रखी होती है। इस वजह से वस्तु के आकार को कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो क्वेश्चन में पहले ही बोला गया कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। कितनी दूरी पर बनना है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी इसमें देखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कह रहा है ना, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं, v बराबर में, और प्रतिबिंब की दूरी सीधे और मतलब सीधे और आभासी इस टाइप के वर्डों पर, आभासी और वास्तविक दो टाइप के वर्डों पर डिपेंड करती है। तो इसमें कैसा बोला है, 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। देख रहा है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उत्तल दर्पण है तो इसमें सीधा आभासी नहीं बोलेगा, मतलब इसे तुम्हें खुद ही पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है। तो उत्तल दर्पण है तो हमेशा प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। अगर अवतल दर्पण बोलता तो दो वर्ड देता, या तो वास्तविक देता या आभासी देता। उसी हिसाब से हम पहचान लेते कि v को हमें कैसा लिखना है, प्लस का लिखना है या माइनस का लिखना है। अगर वास्तविक बोलता तो माइनस का लिखते, आभासी बोलता तो प्लस का लिखते। तो फिलहाल में हमें उत्तल दर्पण दिया गया है, तो उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी बनता है। तो v को कैसा लेंगे,
उत्तल दर्पण के अंदर मैंने आपको बताया था कि U के अलावा सारे के सारे प्लस के होते हैं, सारे के सारे ही प्लस के होंगे। तो वस्तु की दूरी U माइनस की हो चुकी है, इसके अलावा सारे के सारे प्लस के होंगे। तो प्रतिबिंब की दूरी V बराबर में कितना दे रखा है इसने, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, वही प्लस का हो गया। अभी कह रहा है फोकस दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो फोकस दूरी का सूत्र हमें पता होता है, फोकस दूरी, तो दर्पण का सूत्र हमें पता होना चाहिए। दर्पण का सूत्र है, ठीक है, दर्पण के सूत्र, या फिलहाल में लिख लेना, फोकस दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो फोकस दूरी F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क मतलब फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी ज्ञात करनी, तो अब दर्पण के सूत्र से हम निकालेंगे, दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। दर्पण का सूत्र ये है। तो 1/f की वैल्यू तो हमें निकालनी है, 1/v की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्लस का 10 सेंटीमीटर, प्लस 1/u की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 40 सेंटीमीटर। 1/f इक्वल्स टू एक, ये 10 और 40, तो पहले तो इन्हें चिन्ह को बदल देंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 1/10 माइनस 1/40 हो जाएगा। 1/f इक्वल्स टू 10 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा। अगर दोनों संख्याएं आपस में डिवाइड हो रही हो, तो छोटी वाली संख्या से अगर बड़ी वाली संख्या डिवाइड हो रही है, तो बड़ी वाली संख्या हमेशा एलसीएम होता है, ये ध्यान रखना है। तो हमें 40 क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा, 10 चौक 40। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ सभी पर भिन्नात्मक क्वेश्चन तो आते ही होंगे। 10 चौक 40, 4 बेर गई तो ऊपर वाले से गुणा करके लिखते हैं, 4 एकम 4, तो हम 4 गुणा 1 लिख देंगे, या 4 एकम 4 लिख देंगे डायरेक्टली। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो 40 एकम 40, एक बार गई है भाग, ऊपर वाले से गुणा कर देंगे, 1 एकम 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1/f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3, 4 में से 1 क्या 3 बचेंगे, 3/40 हो जाएगा। अगर फोकस दूरी की हम वैल्यू निकालेंगे फोकस की, तो यहाँ पर आ जाएगा फोकस दूरी f की वैल्यू 40/3, 40/3 आ जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और बोला गया है कि इससे बनने वाला प्रतिबिंब की जो है स्थिति का किरण आरेख भी बनाना है। तो किरण आरेख बनाने के लिए हमने जैसे कि पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, हम किरण आरेख किस हिसाब से बनाते हैं। तो हम देखते हैं आगे किरण आरेख। ये उत्तल दर्पण को हम इस हिसाब से बनाते हैं, ये हमने पॉलिश कर दिया है, और यहाँ पर फोकस दूरी लगभग आई है 40/3। तो इतनी तो हम फोकस दूरी मान नहीं सकते, क्योंकि कॉपी का पेज भी इतना बड़ा नहीं होगा, तो लगभग लगभग इसी के मल्टीपल में ही कोई दूरी मान लेनी है जिससे कि ये डिवाइड होती हो। तो हम यहाँ पर इस हिसाब से ही बना लेंगे, जैसे कि फोकस दूरी 40/3 हो, तो 40/3 लगभग 13.33 सेंटीमीटर के करीब में बैठेगा 40/3। तो 13 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे तो करीबन फोकस मतलब कॉपी से पार जाएगी पेंसिल। तो इस हिसाब से इसके मल्टीपल में ही बना करके ऐसा कोई दर्पण बना लेंगे, ठीक है, जो 40/3 का लेकर के इसके डिवाइड में ही कुछ ले लो, या फिर हम ले सकते हैं 20/3 का ले सकते हैं इस हिसाब से, और उसी हिसाब से इनमें भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है, वस्तु की दूरी में भी डिवाइड कर देंगे। तो हम वस्तु को रख रहे हैं 40 सेंटीमीटर, तो अंदाजे से है उसी हिसाब से ही एक वस्तु को रख देंगे, क्योंकि 40 सेंटीमीटर बहुत अधिक दूरी होती है, 40 सेंटीमीटर की तो कॉपी भी नहीं होगी शायद आपकी। तो इस वजह से हम पूरा एक्चुअल में तो इसका चित्र नहीं बना पाएंगे, तो लगभग उससे मिलता जुलता सा चित्र बना करके हमें देना है, एक्चुअल चित्र नहीं बन सकता है। तो ये मान लिया 40 सेंटीमीटर की दूरी है, तो अंदाजे से ही ऐसे बना देना, परंतु स्पष्ट तरीके से बना हुआ होना चाहिए चित्र, तभी एग्जामिनर तुमको पूरे अच्छे तरीके से नंबर दे पाएगा। तो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर की दूरी दिखा देनी है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर छोड़ेंगे, किससे होकर जाती है, यहाँ पर फोकस होगा, यहाँ पर ध्रुव होगा। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी तो नहीं, पर जाती हुई प्रतीत होगी। तो वास्तव में इधर को होकर जाएगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, दिखाई दे रहा है जैसे कि चित्र में। ऐसे इसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक किरण वक्रता केंद्र की सीध से, यह वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत करवाते हैं कि वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगा, जिससे कि तो ये आगे हम डैशड लाइन के
थ्रू आगे बढ़ा देंगे तो दोनों किरणें हमें पता है कि यहाँ काट रही हैं, काट तो नहीं रही है, वास्तव में इनका आभास हो रहा है, यहाँ पर आभास हो रहा है, तो इसे मुख्य अक्ष से, इस वाले कटान बिंदु को मुख्य अक्ष से मिला देंगे किसी रेखा के द्वारा। तो यहाँ पर सीधा आभासी प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ये इसका किरण आरेख हो गया। इस टाइप से आपको किरण आरेख बनाकर दिखा देना है। तो लिख भी देना है नीचे कि प्रतिबिंब सीधा आभासी और वस्तु से छोटा बनता है, इस हिसाब से लिख देंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, आधा नंबर भी नहीं कटेगा, पूरे नंबर देगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला है एक उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 बनता है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन देना एग्जामिनर बहुत ज्यादा पसंद करता है। क्वेश्चन बोल रहा है 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसकी लंबाई का 1/3 बनता है। तो वस्तु की दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे वस्तु की दूरी u इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, कुछ चीज नहीं बदलती है। जैसे कि वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी को हमेशा ऋणात्मक लेंगे और वस्तु की लंबाई को हमेशा धनात्मक लेंगे, ये दो चीज कभी नहीं बदलेंगे। जब से हम दर्पण पढ़ रहे हैं अब भी नहीं बदलेंगी, आगे हम लेंस पढ़ेंगे तब भी नहीं बदलेंगे। तो वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक लेंगे। तो वस्तु की दूरी u बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसकी लंबाई का 1/3 बनता है। तो हम वस्तु की लंबाई मान लेंगे, पहले हमें वस्तु की लंबाई को o से लिखते हैं और वो हमेशा धनात्मक रहता है, वो को हम x मान लेंगे। वस्तु की लंबाई यहाँ पे लिख लेंगे माना वस्तु की लंबाई o बराबर x, माना वस्तु की लंबाई o बराबर x, और x को हमेशा प्लस का मानेंगे क्योंकि वस्तु की लंबाई या आकार को हमेशा ही धनात्मक मानते हैं, ये ध्यान रखना है। और प्रतिबिंब की लंबाई को कंडीशन के अनुसार देखेंगे। प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, तब प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, प्रतिबिंब की लंबाई I इज इक्वल टू कितना होगा x/3, क्योंकि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के अंदर सिर्फ u को छोड़कर सभी धनात्मक रहते हैं, तो इसलिए हम प्रतिबिंब की लंबाई को भी कैसा मानेंगे, धनात्मक मानेंगे। तो x/3 हो जाएगा। अब हम रेखीय आवर्धन का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास में प्रतिबिंब की दूरी नहीं है, तो इसके लिए हम रेखीय आवर्धन के सूत्र पर जाएंगे। रेखीय आवर्धन के सूत्र से, रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था m बराबर में क्या होता है I/O इज इक्वल टू माइनस का V/U होता है। तो हमें जिस भी प्रकार की हमें जानकारी दे रखी है उस हिसाब का हम रेखीय आवर्धन का सूत्र ले लेंगे। हमें जानकारी दे रखी है कि वह हमें I और O इनकी वैल्यू दे रखी है और U की वैल्यू दे रखी है, V की हमें यहाँ से मिल जाएगी वैल्यू, तो इस हिसाब से हम इस वाले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ से m को मिटा देंगे यहाँ पर, तो I/O इज इक्वल टू माइनस का V/U। अब हम इस सूत्र में सारी वैल्यू रख देते हैं। I की वैल्यू कितनी है जी हमारी x/3। अब अपॉन का मेन अपॉन के चिन्ह को हम बड़ा बनाएंगे, x/3, और अपॉन में O की वैल्यू कितनी है, प्लस का x है, तो x और x के अपॉन में कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, जिससे कि हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो। यहाँ पर ये अपॉन का 1 यहाँ चला जाता है और बीच वाले की गुणा यहाँ पर हो जाती है, बीच वाले की आपस में गुणा हो जाती है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और इजिकल टू में क्या चल रहा है, माइनस का V/U चल ही रहा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में x से x कैंसिल हो गया है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा v इज इक्वल टू में माइनस का 3u, v इज इक्वल टू माइनस का 3u, या सॉरी मिस्टेक होगी थोड़ी सी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारा 1/3 बचेगा, सिर्फ 1/3, ऊपर तो 1 बचेगा, यहाँ पर x से x 1 बार कट जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का V/U हो जाएगा। जब अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, u इज इक्वल टू में माइनस का 3v हो जाएगा। अगर यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का U/3 हो जाएगा, v इज इक्वल टू में माइनस का U/3, माइनस का U/3 हो जाएगा। अब फोकस दूरी, अब हम जानते हैं फोकस दूरी का सूत्र, या
दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या बोलता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब इसमें सभी चीजों की वैल्यू रख देंगे। हमारे पास में v इक्वल टू u/3 आया है, इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें u की वैल्यू ऑलरेडी पता है। u की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस का 30 है, तो हम देखेंगे माइनस का u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 30 और अपॉन में 3 डिवाइड करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी हमारी निकल करके, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब वैल्यू रख लेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v की वैल्यू कितनी है हमारी, प्लस का 10 है, फिर प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस का 30 है, माइनस का 30, 1/f इक्वल्स टू एलसीएम दोनों का हम ले लेंगे और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 10 तिया 30, ऊपर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो 30 एकम 30 एक बार गया तो ऊपर एक की एक में गुणा होगी तो 1 एकम 1, तो 1/f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा और बटे में कितना होगा 30। तो हमें क्या प्राप्त होगा, f की वैल्यू निकालने के लिए f बराबर कितना होगा, इसे डिवाइड कर लेंगे तो 1/15 हो जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 15 सेंटीमीटर आंसर, ये हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इसमें फिलहाल तो फोकस दूरी पूछी है, तो आपसे फोकस दूरी ना पूछ करके आपसे ये भी पूछ सकता है प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब तो जैसा कि हम जानते भी हैं कि इसमें हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा आभासी और वस्तु से छोटा बनेगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, दो सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है जी, अब इसे थोड़ा मिटान लेते हैं। दो सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, तो दर्पण की ऊंचाई मतलब वस्तु की ऊंचाई दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई आकार या लंबाई बातें की होता है, तो वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई को भी किससे लिखेंगे, ओ से ही लिखेंगे। ओ बराबर में कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था ओ को हमेशा प्लस का लेते हैं और यू को हमेशा माइनस का लेते हैं, अर्थात वस्तु से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है वो फिक्स होती है। वस्तु हमेशा सीधी रखी होगी, तो सीधी रखी होने की वजह से ओ को हमेशा कैसे लेंगे, प्लस का, और वस्तु हमेशा दर्पण से बाईं तरफ रखी होगी, तो बाईं तरफ रखे होने की वजह से हम कैसे लेंगे, माइनस का। ध्यान रखना है, वस्तु की दूरी को हमेशा कैसे लेते हैं, माइनस का लेते हैं, ये ध्यान रखना है। और इसमें कह रहा है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु इस करीबन 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, तो वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है, वस्तु की दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी u इज इक्वल टू में कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था वस्तु से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है वो फिक्स होती है, उनकी जानकारी o को हमेशा प्लस का लेते हैं और u को हमेशा माइनस का लेते हैं, u इज इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बोल रहा है इसमें उपयुक्त पैमाना मानकर किरण आरेख बनाइए, तो पैमाना इसमें तो हम आसानी से बना सकते हैं, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रख सकते हैं और वस्तु का आकार 2 सेंटीमीटर रख सकते हैं। मैंने पहले बताया था कि अगर कोई ऐसी जानकारी आपको दी हुई है जिसे आप नहीं बना सकते, जिसमें आपकी कॉपी का आकार छोटा पड़ जाएगा उसको बनाने के मुकाबले में, तो उसे तो हम उसके अंदाजन बनाते हैं, परंतु फिलहाल हमें ऐसी जानकारी दी हुई है 10 सेंटीमीटर काफी छोटी है कॉपी के मुकाबले में, ठीक है, मतलब 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है वस्तु, तो ये ठीक जानकारी दी हुई है, तो आप बना सकते हो। तो किरण आरेख बनाना है, ठीक है जी। और ये कह रहा है कि इसका 4 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब,
तो प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी दे रखी है, आई से लिखेंगे, आई बराबर में प्रतिबिंब की ऊंचाई आई इज इक्वल टू में कितना दे रखा है जी तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। और क्योंकि अवतल दर्पण है और कैसा बनना है प्रतिबिंब, वास्तविक बनना है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी अवतल बोलेगा तो इसमें दो वर्डों का यूज करेगा, या तो वास्तविक का यूज करेगा या फिर आभासी का यूज करेगा। तो फिलहाल में हमारा क्या बोल रहा है, वास्तविक बोल रहा है। तो मैंने बोला था आपको कि अगर वास्तविक बोलता है तो आई, इसका आई पर असर पड़ता है या वी पर असर पड़ता है। तो हमारा फिलहाल में आई बोल रखा है, वो आई वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनना है, 4 सेंटीमीटर ऊंचा बनना है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक बोलने की वजह से हम इसे कैसे लेंगे, माइनस का। तो हम इसे ले लेंगे माइनस का 4 सेंटीमीटर। और कितनी दूरी पर बनना है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी u इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू कितना होगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनना है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब क्योंकि मैंने बताया था वास्तविक प्रतिबिंब बनना है तो v को भी कैसा लेंगे, माइनस का लेंगे। ठीक है जी, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, ये ध्यान रखना है। और अब हम इसमें रेखीय आवर्धन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें फोकस दूरी निकालनी है। तो हमें सभी चीज की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, तो हमें बताना क्या है, इसमें रेखीय आवर्धन निकालना है और फोकस दूरी निकालनी है। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन का को निकालने के लिए हम फॉर्मूले में किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है या तो आई अपॉन ओ या फिर होता है माइनस का वी अपॉन यू। तो हमें सारी जानकारी दे रखी है, आई और ओ के बारे में भी दे रखी है और वी और यू के बारे में भी दे रखी है, जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको। तो हम या तो इस वाले सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस वाले सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें रेखीय आवर्धन ज्ञात करना है। तो रेखीय आवर्धन के लिए हम कोई सा भी सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में सारी जानकारी है इससे संबंधित। आई की वैल्यू भी पता है, ये दे रखी है हमें, ओ की वैल्यू पता है, ये दे रखी है हमें, यू की वैल्यू पता है हमें, ये दे रखी है, और वी की वैल्यू पता है हमें, क्या दे रखी है, ये दे रखी है। तो हम किसी भी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो हम पहले देख लेते हैं, m बराबर आई अपॉन ओ ले लेते हैं। ठीक है जी, m बराबर क्या लेते हैं, आई अपॉन ओ। तो m बराबर आई अपॉन ओ लेंगे तो m बराबर आई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, माइनस के 4 सेंटीमीटर, और बटे o की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, o की वैल्यू दे रखी है माइनस का 2 सेंटीमीटर, प्लस का 2 सेंटीमीटर। o तो हमेशा प्लस का ही रहेगा, प्लस का 2 सेंटीमीटर। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना लेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, m की वैल्यू माइनस का 2, इतना हो जाएगा। यहीं अगर हम m बराबर माइनस का v अपॉन यू लेते हैं, इससे भी सेम ही आंसर आएगा। m बराबर में माइनस का v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है हमारी माइनस की 20 सेंटीमीटर, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर ले लिया हमने। और अपॉन u की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, u की वैल्यू दे रखी है हमारा 10 सेंटीमीटर, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर ले लिया हमने। तो माइनस, तो हम देख लेंगे माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल कर दो, 10 दूनी 20, तो m बराबर एक माइनस कोष्टक के अंदर वाला है सिर्फ माइनस का 2। ये दोनों से ही सेम आंसर निकल आएंगे हमारे, किसी भी से भी कर लेंगे। अगर हमारे पास में सारी जानकारी तो हम किसी से भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें कि इसमें फोकस दूरी और निकालने के लिए बोल रहा है, तो फिर हम दर्पण के सूत्र पे जाएंगे। दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या बोलता है, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। वी और यू के बारे में हमें जानकारी ऑलरेडी दे रखी है, यू 10 सेंटीमीटर है, वी 20 सेंटीमीटर है। तो हम इसमें ज्यों का त्यों इसी हिसाब से रख देंगे। 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 20 सेंटीमीटर, प्लस 1 अपॉन यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 10 सेंटीमीटर। 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ पर 20 एलसीएम आ जाएगा, या इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, इसे किसी बच्चे को समझ में नहीं आया क्या पता। 1 अपॉन ये हो जाएगा, माइनस वाले को ऊपर लेके चले जाते हैं, माइनस को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, 1 अपॉन 10 हो जाएगा। फोकस दूरी हो जाएगी हमारी, निकल करके आएगी। अब एलसीएम कितना आएगा, मैंने आपको पहले बताया था कि आपस में अगर कोई संख्या डिवाइड हो रही है तो इसमें बड़ी वाली संख्या एलसीएम होती है,
ये ध्यान रखना है। तो बड़ी वाली संख्या हमने एलसीएम ले ली, 20 एकम 20, तो ऊपर एक एक की गुणा करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे 10 दूनी 20, तो 2 की 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 1/f इक्वल्स टू माइनस का 3/20 हो जाएगा। और फोकस दूरी की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये आ जाएगी माइनस का 20/3, ये आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पृथ्वी में 20 सेंटीमीटर, यू 10 सेंटीमीटर। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि कॉपी से ज्यादा बाहर जा रही है, कॉपी पर नहीं आ पा रहा है चित्र, तो उसके मल्टीपल में ही इसी टाइप का ही चित्र बना देते हैं, एक्यूरेट चित्र नहीं बन पाएगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। एक वस्तु अवतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु की दूरी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। ठीक है जी, वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है, वस्तु की दूरी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, यू से। यू बराबर में कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर। और जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी कि यू को हमेशा ही ऋणात्मक लेते हैं, तो यू बराबर में कितना दे रखा है, माइनस के 50 सेंटीमीटर। और इसमें बोला है कि इसका वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। वास्तविक और उल्टा, मैंने आपको पहले बताया कि अवतल दर्पण जब भी बोलेगा तो उसमें दो वर्डों का यूज जरूर करेगा, या तो आभासी का यूज करेगा या फिर वास्तविक का यूज करेगा। तो फिलहाल में हमें वर्ड दिया गया है वास्तविक, तो वास्तविक से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है वो नेगेटिव लेते हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनना है, वास्तविक और उल्टा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है हमारी, प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि बोला गया है कि इसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनना है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी v बराबर में कितना दे रखा है, माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इतना दे रखा है। अब आगे बोल रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को खुद ही ट्राई करेंगे, फोकस दूरी ही निकालनी है हमें सिर्फ। तो दर्पण का ही सूत्र लगना है इसमें, और कुछ सूत्र तो लगने का नहीं है। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क। इस टाइप का क्वेश्चन आप ट्राई करके देखेंगे, ये क्वेश्चन, और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या दे रखी है 32 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखी है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कितनी है, आर से लिखेंगे। वक्रता त्रिज्या आर बराबर में कितना दे रखा है, 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। उत्तल दर्पण से जितनी भी जानकारी होती है, सिर्फ यू को छोड़कर जितनी भी जानकारी होती है सारी की सारी कैसी होती है, प्लस की होती है। ये हमें पहले भी देख चुके हैं, किरण हम उसके किरण आरेख के माध्यम से भी देख चुके हैं और चिन्ह परिपाटी माध्यम से भी हम देख चुके हैं। तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर दे रखी है हमारी। तो फोकस दूरी हमें निकालनी है। फोकस दूरी F इक्वल्स टू कितना होता है, R/2। इसको भी क्वेश्चन को करेंगे, होमवर्क है ये भी आपका सेम। ठीक है जी, होमवर्क है। ठीक है जी, इसमें बोला गया है तो फोकस दूरी क्या होगी ये बताना है। और यही अगर दर्पण अवतल दर्पण होता तब इसकी फोकस दूरी कितनी होती। तो आपको अच्छे से पता है कि फोकस दूरी का फॉर्मूला तो सेम होता है, जैसी वक्रता त्रिज्या ऐसी ही फोकस दूरी निकलती है। अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या को ऋणात्मक लिखेंगे या नेगेटिव लिखेंगे, और उसका आंसर, फोकस दूरी का आंसर किस में आएगा, सेम ही आएगा, बस नेगेटिव आएगा। इतना ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए ये बताना है। ठीक है जी, ये अवतल दर्पण है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है इसकी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है अवतल दर्पण की। क्वेश्चन नेक्स्ट है, तो इसकी फोकस दूरी दे रखी है अवतल दर्पण की। ठीक है, अवतल
अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ की वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अवतल से संबंधित ज्यादातर जानकारियां किसमें होती है, नेगेटिव होती है। दो ही चीजों पर इफेक्ट पड़ता है, वास्तविक और सीधे होने का। तो वास्तविक और आभासी होने से सिर्फ दो ही चीजों पर इफेक्ट पड़ेगा, एक तो वी पर, एक आई पर। बाकी सारी सारी जानकारी लगातार किसमें होती है, नेगेटिव होती है इसकी, अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण में बोला गया फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, ये नेगेटिव होगी। अब इसमें बोला गया है कि भी जो इसका प्रतिबिंब सीधा बनने के लिए, प्रतिबिंब को अगर हमें सीधा बनाना है तो वस्तु को कितनी दूरी पर रखा हुआ होना चाहिए। ये देखो, जब हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ा था, उसमें हमने जानकारी प्राप्त करी थी कि इसमें 6 कंडीशन होती है प्रतिबिंब बनने की, 6 कंडीशन होती है। अब 6 कंडीशन में यहां वक्रता केंद्र, यहां पर फोकस होता है। तो इसमें छठी कंडीशन जो आती है, जब वस्तु को फोकस से आगे रखते हैं, वो वाली कंडीशन, ये ध्रुव है। तो जब वस्तु को फोकस से आगे रखते हैं, उस कंडीशन में ही प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा और आभासी बनता था। बाकी सारी कंडीशन में प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा। तो इसमें इसके आंसर में कोई कैलकुलेशन हमें नहीं करनी, ये सिर्फ इसका आंसर ही डायरेक्ट लिखना है हमें कि सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण से वस्तु को 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखा हुआ होना चाहिए। ये इसका आंसर सिर्फ इतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि भी इसमें जो वस्तु है जब भी फोकस से आगे जाती है तो वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर जब भी होगी जब फोकस से आगे जाएगी। तो इसलिए हमने ये आंसर बोला है कि वस्तु को 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ होना चाहिए। क्लियर है? उम्मीद है सभी के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये होमवर्क जरूर करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसे मैंने पहली वीडियो में बता भी दिया है, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि प्रतिबिंब को अगर हमें सीधा और बड़ा प्राप्त करना है तो किस दर्पण का हमें प्रयोग करना चाहिए। ये क्वेश्चन ये हो गया आपका होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, गोलीय दर्पणों में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आपको पता ही है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किसकी ऋणात्मक होती है, वो हम चिन्ह परिपाटी में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्लियर है? आप इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एच ऊंचाई के व्यक्ति को समतल दर्पण के सामने अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण मतलब वस्तु से कितने गुना प्रतिबिंब का होना, मतलब वस्तु का कितने गुना होना चाहिए, या फिर दर्पण का कितने गुना होना चाहिए, सॉरी, कि पूरा प्रतिबिंब हमें अपने अगर दर्पण में देखना है तो दर्पण का कितना आकार होना चाहिए अगर वस्तु की ऊंचाई h है। तो ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। तो इसमें ध्यान रखना है कि यदि कोई यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है, ये दर्पण है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, तो इस दर्पण का आकार, ठीक है, दर्पण तो ऊपर ही रखा हुआ है, सतह पर खड़ा है, तो इस दर्पण का अगर मिनिमम कितना होना चाहिए, अल्पतम या कम से कम कितना होना चाहिए जिससे कि इसे अपना पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे सके। तो इससे बड़ा तो कितना ही हो जॉब से, परंतु कम से कम कितना होना चाहिए, तो कम से कम इसकी लंबाई का, जो वस्तु हम देख रहे हैं या फिर खुद भी देख रहे हैं, तो अपनी लंबाई का आधा शीशा होना चाहिए या आधा दर्पण होना चाहिए। तो इसकी लंबाई जो होनी चाहिए मिनिमम आधी होनी चाहिए वस्तु की लंबाई की, ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर h ऊंचाई है इसकी, तो ये दर्पण की ऊंचाई h/2 होना चाहिए, ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आता है कि समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो दर्पण की ऊंचाई कम से कम वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, जब उसे अपना प्रतिबिंब पूरा दिखाई देगा। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी आते हैं कि एक वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो, समतल दर्पण से एक वस्तु समतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, ये 20 सेंटीमीटर की दूरी है।
वस्तु अ, वस्तु और उसके प्रतिबिंब में कितनी दूरी होगी, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। वस्तु और उसके प्रतिबिंब में कितनी दूरी होगी। तो आपको पता ही है कि हम दर्पण के सामने जितनी दूरी पर खड़े हुए होते हैं, ठीक उतनी ही दूरी पर दर्पण से वो अपनी परछाई हमें दिखाई देती है। हम देखते हैं कि दर्पण के अंदर भी सामने वही दूरी है उस वस्तु की जो जितनी दूरी पर हम दर्पण से खड़े हुए हैं, या हमारे प्रतिबिंब की उतनी ही दूरी होती है दर्पण से अंदर जितना कि हम दर्पण से खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर 20 सेंटीमीटर की दूरी है तो यहाँ पर भी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर की ही होगी दूरी। ठीक है, उसके प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर की होगी। तो ये ऐसा पूछ लेता है कि वस्तु और उसके प्रतिबिंब में कितना अंतर होगा, या फिर कितने इनके बीच की दूरी होगी, वस्तु और उसके प्रतिबिंब की। तो इसको जस्ट डबल कर देना है। अगर आपको दर्पण की और वस्तु की दूरी पता है तो उसका जस्ट डबल होकर के प्रतिबिंब की दूरी मतलब वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी निकल आती है। तो यहाँ पर वस्तु की दूरी है, तो यहाँ पर वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालनी है, तो 2 गुणा 20 इक्वल टू में कितना होगा, 40 सेंटीमीटर। तो ऐसा क्वेश्चन लगभग बहुविकल्प में पूछा जाता है या फिर अति लघु में पूछा जाता है, 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ये ध्यान रखना है। तो लगभग लगभग हमारे हर टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं दर्पण से संबंधित। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी क्वेश्चन हम थ्योरी के माध्यम से पढ़ चुके हैं। तो जिन क्वेश्चनों को मैंने आपको दिया है उनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और जाने से पहले आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं जल्दी ही 12th का बैच लेकर आने वाला हूँ। 90 दिन में उनका भी कोर्स समाप्त करने का प्रयास करा जाएगा और मेन मेन क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिससे कि जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो सके। तो इसी जानकारी के साथ मैं आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।